Thank you, Shirish, for a wonderful invite. And thank you, Oak Bridge and Vidhi Utsav, for giving me this opportunity to express my views. I do not know whether this is going to be an inspiring story, but I must say that this is a story of all of us. Perhaps केवल डिफरेंस ये है कि मैं शायद अपनी बातें आप सबके सामने कहने जा रहा हूँ और मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अपनी बातें सबको बताएं, क्योंकि मेरी शुरुआत हुई थी मेरठ से। मैं मेरठ का नागरिक हूँ और मेरा जो लॉ डिग्री है वो भी मेरठ से ही है, मेरठ कॉलेज से है। पर अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई, तो मेरठ में हमारा इतिहास 400 साल का है और 400 साल का इतिहास रहा, हमेशा से लैंडलॉर्ड रहे फैमिली में और पर फिलेंथ्रोपिस्ट रहे। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, मेरी मदर। मेरे फादर जो थे वो डेली 1000 पेशेंट्स देखा करते थे, बट कभी भी पेशेंट से कुछ फीस चार्ज नहीं किया करते थे। अपनी जेब से पैसे देते थे, अपनी जेब से दवा देते थे। उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी है, मेरी नहीं है। तो अपनी जेब से पैसे देते थे, अपनी जेब से दवा देते थे, कुछ चार्ज नहीं करते थे। और ये सिलसिला मैंने बचपन से ही देखा। उनकी क्लिनिक में मैं जाया करता था, तो ऐसा माहौल होता था कि एक छोटी सी क्लिनिक थी, उसमें एयर कंडीशनर भी नहीं था, उसमें कूलर भी नहीं था, उसमें केवल मेरे दादाजी का दिया हुआ एक पंखा चलता था और वो पंखा भी शायद 3 की स्पीड से ऊपर नहीं चलता था। तो भरी गर्मी में 45-46 डिग्री की गर्मी में भी कभी कभी मेरठ में लाइट भी नहीं होती थी और वो बेचारे बैठ के इत्मीनान से 1000 पेशेंट रोज़ देखा करते थे और मैं उनके पास जाके पहुंच जाया करता था। पर कैसे घुसता था, भीड़ में से होता हुआ दिखता था, मेज़ भी नहीं दिखती थी और वो बीच में बैठे होते थे और मैं वहाँ जाके बैठ जाया करता था। तो मुझे ये बात अच्छी तरह से अभी तक याद है कि वो एक बार में कम से कम 7 पेशेंट देखा करते थे। किसी का हाथ पकड़े हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी के स्टेथोस्कोप लगा रखा है। तो वो जो ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस थी वो मेरे जहन में थी। मेरी मदर प्रोफेसर आरजी डिग्री कॉलेज मेरठ में रहीं और उन्होंने भी अपने शुरू के 10 साल में एक भी पैसा सैलरी नहीं ली, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी करेंगे समाज के लिए करेंगे। मेरा जो आई वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, क्योंकि हमारी फिलेंथ्रोपिस्ट फैमिली थी। सिनेमा का बिज़नेस था जो कि मेरे चाचा लोग देखा करते थे और 60s, 70s, 80s और 90s में जितनी भी बड़ी फिल्में आई वो हमारे सिनेमा हॉलों में ही लगी, अप्सरा सिनेमा, ईव सिनेमा मेरठ में। और 90 तक हमें ये लगा कि मेरे को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फादर डॉक्टर हैं, मदर प्रोफेसर हैं, फिल्म बिजनेस है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो जब मैंने 12th पास करी, उसके बाद मेरा कोई इंक्लिनेशन ही नहीं था कि मैं क्या करूं। शायद कुछ ना भी करूं चलेगा, क्योंकि इतना कुछ भगवान ने दिया है। पिताजी की लेगेसी है, फैमिली की लेगेसी है। बट होता है कि आज जैसे ही आप ये सोचते हैं कि आपकी लेगेसी है, भगवान आपको एक शॉक देते हैं। और मेरा शॉक ये हुआ कि मेरे फादर की डेथ हो गई। उस टाइम मैंने केवल कमिटी सेक्रेटरी का कोर्स किया था। लॉ में मेरा फर्स्ट ईयर हुआ था। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स मेरी फादर की डेथ के दिन के 3rd डे से एग्ज़ाम स्टार्ट होने थे। और जब मेरे फादर की डेथ हुई, उस समय मेरी मदर रोई नहीं। मुझे आज भी वो दिन याद है, वो 13 मई 1995, मेरी मदर रोई नहीं। और उन्होंने मुझसे बोला कि तेरा तीसरे दिन एग्ज़ाम है, तेरे को बेटा एग्ज़ाम ज़रूर देना है, लॉ पास करनी है। तो मुझे ये बात एहसास हुई कि इस ज़िंदगी में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो, जो कि मेरे को उस टाइम टेस्ट हो रही थी 13 मई 1995 को। और मैंने उसी समय अपनी मदर से बोला कि हाँ, मैं एग्ज़ाम में ज़रूर बैठूंगा। और फिर मैं एग्ज़ाम में बैठा और मैंने लॉ क्लियर भी किया। उससे 5 साल पहले जाते हैं कि जब मैं 12th पास की, मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था अपने फादर की तरह, और मैंने CPMT के एग्ज़ाम्स दिए, सब कुछ किया, बट मेरा कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। एग्ज़ाम सारे पास किए,
पर कहीं भी मेरा इंटरव्यू में सब जगह मैं फेल हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस का फाइनल लेग क्लियर नहीं कर पाया। कम से कम 25 मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने फेल हुआ। उसके बाद पिताजी ने बोला कि डॉक्टर नहीं बनना है, कुछ और करो। हमने कहा जी क्यों नहीं बनना? कहता मेरी तरह डॉक्टर बनोगे, जेब से पैसे देते रहोगे तो जियोगे कैसे? अब मेरी ये हिम्मत नहीं, इनसे पूछूंगी आप कैसे जी गए। बट उन्होंने मुझे बोला कि कुछ और करो। तो उसके बाद मैंने बायोलॉजी का स्टूडेंट होने के बाद बीकॉम लिया। पहले साल को समझ में ही नहीं आया और मैं शायद 40-45% नंबरों से पास हुआ। उसके बाद नेक्स्ट ईयर थोड़ी स्पीड पकड़ी। बहरहाल उसके बाद ये सोचा कि अब मुझे क्या करना है, कुछ करना है या नहीं करना। तो मैंने कहा चलो MBA एग्ज़ाम देते हैं। MBA में भी मैं कम से कम 50 जगह फेल हुआ। रिटन एग्ज़ाम में क्लियर हुआ, पर जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता था तो मैं बोल ही नहीं पाता था, कांपते थे हाथ, पसीना आता था। तो ग्रुप डिस्कशन में मैं रिजेक्ट हो जाता था। तो अब क्या हुआ, मैंने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगा। बम्बई गया और मैंने बोला कुछ भी हो अब मुझे जॉब करना है। तो जॉब किया। पहला जॉब संजीव गिमावत जी की कंपनी जैसी में SR गुजरात से स्टार्ट किया। और जो पहला जॉब मुझे मिला वो एक कंपनी सेक्रेटरी के अंडर मिला। और मैं केवल बीकॉम पास था मेरठ कॉलेज से। और उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो पहला काम है वो एक कितना बड़ा फ्लोर बॉम्बे के फोर्ट एरिया में कैनरा बैंक का ऑफिस था, उसमें खूब सारा पब्लिक इशू का मटेरियल पड़ा था। तो मेरा पहला जॉब ये था कि उस कमरे को खाली कराना है। तो हमने कहा ठीक है, मेरठ शहर से आए हैं, 400 साल का इतिहास है, लेगेसी है फादर की, ग्रैंडफादर की। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे साथ कितने आदमी देते हैं, मैं सुपरवाइज़ करूँगा। तो हमारी कंपनी सेक्रेटरी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि आप प्रैक्टिकल ट्रेनी हैं, आप जाइए और साफ़ करिए। तो फिर वो पब्लिक इशू मटेरियल हमने उठाया, बाहर से बाज़ार से बोरियां लेके आए, मटेरियल को बोरियों में भरा, अपने हाथों से सिया, अपनी पीठ पे रख के ट्रक पे लादा। तो पहला एक्सपीरियंस मिला ज़िंदगी का कि शायद लेगेसी को आप इनहेरिट नहीं कर सकते। अगर लेगेसी है तो वो आपके पेरेंट्स की है, आपके फोर फादर्स की है। उन्होंने आपको एक नाम दिया है प्रसाद, पर प्रसाद के नाम को संभालना बहुत मुश्किल काम है। फोर फादर्स ने संभाला तो उनका नाम 400 साल से चला आ रहा है। फादर की डेथ 95 में हो गई, उनका नाम आज भी चला आ रहा है। तो अगर अखिल को कुछ करना है और प्रसाद बनना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो उस दिन जब ट्रक में लादा सामान और ट्रक में बैठे और उसको रद्दी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए गए, तो एहसास हुआ कि जीवन में कुछ पढ़ाई करने की आवश्यकता है। और वो नेक्स्ट डे था कि मैं जाके कंपनी सेक्रेटरी का मैंने एनरोलमेंट किया। तो ये एक मेरी लाइफ का लर्निंग फेज़ था। सेकेंड फेज़ में आपको बता चुका, फादर की डेथ जब हुई। उसके बाद जब मैंने लॉ कर लिया, LLB कर लिया, सर आप बिल्कुल सुनिएगा, तो LLB कर लिया और एक इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू था इस कंपनी में जिसका नाम है ओसराम, लाइटिंग बल्ब बनाती है। और उन्होंने कहा कि इंटरव्यू के लिए कॉल किया। तो HR मैनेजर ने मेरा CV पढ़ा। कंपनी सेक्रेटरी हो? हाँ जी हैं। लॉयर हो? हाँ जी हैं। कहाँ से लॉ किए? मैंने कहा जी लिखा है। कहता है इसमें तो मेरठ कॉलेज लिखा है, मेरठ यूनिवर्सिटी लिखा है। मैंने कहा हाँ साहब, वहीं से पढ़ाई की है लॉ की। वहाँ तो कोई भी चाकू गाड़ के पास हो जाता है, तुम कैसे वकील हो? तो हमने बोला कि साहब वकालत तो की है। कहते नहीं, वकालत तो करिए पर मेरठ कॉलेज को कौन पूछता है। तो मन में तो ये आया कि CV तो पहले आ चुका था, तो क्यों बुलाया। बट उस दिन एक चीज़ समझ में आई, ये बात समझ में आई कि इस व्यक्ति का परसेप्शन मेरे लिए है कि मैं मेरठ कॉलेज का हूँ। शायद वो आदमी ये समझता है कि मैं मेरठ कॉलेज का हूँ तो मुझे कुछ नहीं आता। मुझे पता है कि मुझे बहुत कुछ आता है। अब इस समस्या ये है कि मैं करूँ क्या? क्या मैं उस व्यक्ति से लड़ूँ, उसका सिर फोड़ूँ, उसको गाली दूँ और बोलूँ कि नहीं मैं वकील हूँ मेरठ कॉलेज का, तो मैं तो सुप्रीम हूँ। तो हमने बोला नहीं साहब, अब अपना परसेप्शन बदलना पड़ेगा। उसके बाद मेरा जो रुझान था, मैंने कहा अब मैंने इंडिया से लॉ किया है, अब मैं विदेश से भी लॉ करूँगा। फिर मैंने लॉ किया UK से, फिर मैंने लॉ किया नॉर्थ वेस्टर्न से। इसलिए नहीं किया कि मेरे को
अपनी मेरठ कॉलेज की डिग्री का कुछ प्रॉब्लम थी, पर ऐसे ही हॉल में जब मैंने नॉर्थ वेस्टर्न से एलएलएम किया तो किसी प्रोफेसर ने मुझसे पूछा कि तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया यूएस से लॉ करने में, क्योंकि जब मैंने एलएलबी किया था वो 96 में था, एलएलएम मैंने यूएस से जब किया वो 2011 में किया। तो मैंने कहा सर पहली बात तो यह है आई कुड नॉट अफोर्ड इट, बट आई हैड अ ड्रीम दैट आई विल डू इट। और मैंने इतने साल इसलिए लगाए कि जब मैंने अफोर्ड किया तो मैंने वही चीज़ की जो मुझे करनी थी। पर मैं आज इस मंच पे नॉर्थ वेस्टर्न में शिकागो में ये बात कह सकता हूँ, मेरी एलएलबी की डिग्री मेरठ कॉलेज की उतनी ही डिफ़िकल्टी जितने की आपका एलएलएम नॉर्थ वेस्टर्न का। तो मैंने किसी को इसलिए नहीं एलएलएम किया कि मेरे को उनसे रंजिश थी, मुझे ये था कि मैं प्रूव करूं कि जो मैंने मेरठ से किया और जो मैंने शिकागो से किया उसमें कोई अंतर नहीं था। कोई आदमी अगर मेहनत करेगा तो उसको फल ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ हम सभी लोग, जैसे आप लोग बैठे हैं, ये कोई नई बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, केवल मैं कह रहा हूँ, ये एक नई बात है। हम सभी की ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में आती हैं। मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स आई, और जो यंगस्टर्स इस रूम में बैठे हैं विशेषकर, उनको प्रॉब्लम्स हम सीनियर्स ही देते हैं ज़्यादातर। हम सीनियर्स ये बोलते हैं कि भाई तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हें कोई काबिलियत नहीं है, तुम्हें ये डिग्री किसने दे दी, तुम्हें ये सीएस किसने करने को दे दिया। मेरे साथ भी यही सब हुआ। मोदी ज़ेरॉक्स में जब मैं था तो ये बात मुझे उस टाइम के मेरे मैनेजर्स ने बोली कि तुम्हें किसने कंपनी सेक्रेटरी बना दिया। हमने कहा जी सर्टिफिकेट साइन तो आप ही ने किया था। कहते तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। तो हमने कहा जी आता तो है। अच्छा, उससे मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो आई कुड नॉट अफोर्ड टू लिव इन दिल्ली। तो मुझे क्या करना होता था कि मुझे सुबह 6 बजे बस पकड़नी होती थी मेरठ से, चार्टर्ड बस। चार्टर्ड बस में 52 सीट होती हैं, बट आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि कितने लोग उस बस में सवार होते हैं। कई लोग सिर हिला रहे हैं तो इसका मतलब आपको पता है। वो बसेस एयर कंडीशन भी नहीं होती थी, और 50 की सीटर बस में 150 लोग होते थे। मेरी फादर के बाद जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वो 12 साल चली, और वो 12 साल मैंने मेरठ से रोज़ाना नेहरू प्लेस आना और वापस जाना, ये 12 साल चला। मैं ये सोच रहा था कि मुझे भगवान ने चुन के शायद ये सब चीज़ें दी हैं कि मैं इतना स्ट्रगल ज़िंदगी में क्यों कर रहा हूँ। मेरे अपने कज़न्स हैं, कोई बिज़नेस कर रहा है, गाड़ियों में घूम रहे हैं, मैं चार्टर्ड बस पे क्यों आ गया हूँ। तो मैंने सोचा कि इसका निकलने का एक ही तरीका है, और उसका तरीका ये है कि मैं पढ़ाई करता रहूँ। और मैंने उन 12 साल के सफ़र में 5 डिग्रीज़ चार्टर्ड बस में हासिल करी। डेली किताब लेके जाता था, डेली पढ़ता था, और फिर एग्ज़ाम देने जाता था। और मुझे लगता नहीं था कि मैं इस अंधकार से बाहर कैसे आऊँगा। और उस दौरान जब मेरे बॉस क्या करते थे कि उन्हें पता होता था कि मेरी जो लास्ट बस है मेरठ जाने की वो 6 बजे शाम की नेहरू प्लेस से है, वो 5:45 बजे ऑफिस आते थे, और वो कहते थे ऑफिस तो अभी शुरू हुआ है, अभी ना अपना बस से लेके कहाँ जा रहे हो। और वो इंश्योर करते थे कि मेरी बस मिस हो जाए। उसका परिणाम क्या होता था कि मेरे को मोदी नगर की बस लेनी पड़ती थी। मोदी नगर की बस, पहले मैं मोहन नगर उतरता था, वहाँ से मैं टेम्पो लेता था, टेम्पो लेके मैं मोदी नगर आता था, मोदी नगर से फिर मेरठ की बस में चढ़ता था, और फिर बाईपास पे उतर के फिर टेम्पो लेके अपने घर पहुँचता था। सुबह 6 बजे निकलता था, रात को 11 साढ़े 11 घर पहुँचता था, और ये 12 साल चला। पर जो चीज़ ने मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकाला वो मेरी पढ़ाई ने निकाला। और मेरे फादर के टाइम पे मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाया था, पर मैंने उनके जाते हुए उनको वचन दिया कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। और फिर मैंने 2 पीएचडी की, एक पीएचडी कॉमर्स में की और एक पीएचडी मैंने लॉ में की, एलएलडी की, डॉक्टर ऑफ लॉ किया, पीएचडी से ऊपर होती है। बट वो मैंने कुछ चीज़ें इसलिए करी क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल था, काफ़ी चीज़ें मैंने इसलिए करी क्योंकि मैं बहुत डरता था, आज भी डरता हूँ। और मैं आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई आदमी आपको कितनी भी ऊंचाई पे दिखाई दे, उसकी ऊंचाई का कारण उसकी गहराई है, और उसकी गहराई उसकी कठिनाइयाँ हैं। जितनी कठिनाइयाँ और गहराइयों में आप जाएंगे उतने ही आप ऊपर उठेंगे। और बड़प्पन इसी में है कि अपनी हम्बलनेस और ये सब चीज़ें कभी ज़िंदगी में
छोड़नी नहीं चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अचीवमेंट्स क्या थे, पर मैं अपने फेलियर्स को हर दिन याद करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जो जो मेरी कमियाँ हैं वो मैं पूरी करता जाऊँ। आज भी हर साल एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन मनाता हूँ कि क्या मुझे अपने आप में बदलना है, जिसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शायद लोग नहीं जानते पर शायद जान जाएंगे और मेरा कहना ज़रूरी है कि मेरे को संगीत से बड़ा प्रेम था। पहले मैं एक संगीतकार ही बनना चाहता था, प्लेबैक सिंगर बनना चाहता था क्योंकि फ़िल्मों का बिज़नेस था, पर सच्चाई से बहुत दूर था। पर वो चीज़ मैंने दिमाग में रखी और वो चीज़ मैंने छोड़ी नहीं। 2017 में मेरे को मेरे गुरु मिले मोहसिन खान जी, और मोहसिन खान जी और मैंने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। और शास्त्रीय संगीत हम कहाँ सीखते हैं? मेरे कनॉट प्लेस बोइंग के ऑफिस की बेसमेंट 2 पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं हर मंगलवार को, हारमोनियम साथ में रखते हैं, और 2017 से वो सिलसिला जारी है, क्योंकि जो चीज़ वचन दिया था कि पीएचडी करूँगा, डॉक्टर बनूँगा, तो संगीतकार भी बन के दिखाऊँगा। और अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और जिस पे मैंने अपना 51st सॉन्ग अभी रिलीज़ किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे कि अपनी हॉबीज़ को, अपनी इच्छाओं को एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल दबाएं नहीं, उसको बढ़ाएं। भले लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, पर आपको तो अच्छा लगना चाहिए। इन्हीं शब्दों से आपका बहुत बहुत आभार श्री जी कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया। एंड भसीन सर, आप यहाँ बैठ के मेरी चीज़ सुन रहे हैं। मंजरी, रघु, राजीव, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी वेरी मच। Thank you, Akhil ji. Thank you so much. It was a master class on how to overcome adversity and keep going on. So, अखिल जी की ये जो स्टोरी है थोड़े से कम पार्ट्स में या पीसेस में मैंने पढ़ी थी बहुत साल पहले, किसी अखबार में मैंने पढ़ी थी। और जब विधि उत्सव हमने शुरू किया और पहला एडिशन हो गया, तो मेरे मन में ये बात थी कि अखिल जी की ये स्टोरी एक वाइडर ऑडियंस, मतलब जिन्होंने पढ़ ली वो तो पढ़ ही ली, एक वाइडर ऑडियंस को सुननी चाहिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा, और अखिल जी बीइंग अखिल जी, इन्होंने जैसे मैंने आइडिया शेयर किया, विदाउट टेकिंग अ सेकेंड ही सेड दैट श्योर आई विल डू दैट। मैंने कहा सर आपको अपनी स्टोरी सुनानी होगी, ऐसा मुझे लगता है कि बहुत इंस्पायरिंग होगी, बहुत लोग इंस्पायर होंगे। तो उन्होंने कहा श्योर आई विल डू दैट, एंड ही एडेड